हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं कि अब क्या करना है इस समय इस मार्केट में। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए कि ये करेक्शन जो हो रही है मिड और स्मॉल कैप में, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एग्जिट करेंगे या फिर मौके ढूंढिए बाय करने के? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जो जब करेक्शन आती है तो ये वैसा वाला माहौल है कि एक मोहल्ले में कोई एक आध घर में कुछ चोरी हुई या कोई गड़बड़ हुई, पुलिस आ गई तो सारे मोहल्ले का नाम खराब हो जाता है। मकान एक ही था जहां पे कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। तो ये जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में, जो आप जिसको भंगार कैप काफी टाइम रेफर करते हो, जो चीजें फंडामेंटली जस्टिफाइड नहीं है और फ्लोट कम होने की वजह से या जो भी कारणों की वजह से प्राइस इनके बढ़े हुए थे इतने ज्यादा, अ, उस वजह से सारी स्मॉल कैप मिड कैप को आपने एक नजरिए से देखना शुरू कर दिया। मार्केट ने उनको ट्रीट करना शुरू कर दिया कि हर एक में फ्रॉथ है, लेकिन फ्रॉथ हो सकता है 60-70%, 80% चीजों में है। लेकिन जो बाकी की 20-30% है, जहाँ जेन्युइन बिजनेसेस हैं, जहाँ पे अर्निंग्स की आपको कोई आशंका नहीं है कि यहाँ अर्निंग्स घटेगी या क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स में कोई फर्क पड़ना है, उनके प्राइस जब घटते हैं तो डेफिनेटली वो लेने का मौका बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मौके लेने के हैं और आपके पोर्टफोलियो में जो सफाई आपने नहीं की है तो अब सस्ते भाव में भी निकाल के करने की जरूरत होगी। जो जो स्टॉक्स गिर रहे हैं और ये एडवांस डिक्लाइन रेशो की जो आप बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली मार्केट का हुलिया बता रहा है कि जब चीजें जब बढ़ रही थी तो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें बहुत सारी चीजें बिना फंडामेंटल के बढ़ रही, और वो अब जब करेक्शन आने लगा है तो आपको साफ दिख रहा है कि कहाँ पे बिना फंडामेंटल्स के प्राइस हाइक हुई थी, प्राइस अपसाइड आई थी। तो वो बहुत क्लियर दिख रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये पहला ड्रॉडाउन है या मतलब पहला मार्केट की घटने का एक फेज शुरू हुआ है फॉर अ लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स जो पिछले 3 साल में या 3.5 साल में मार्केट में जिन्होंने काम करना शुरू किया है। तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो इनको ये आइडिया अब जाके आना शुरू होगा कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स और बिजनेसेस और ये सब मायने ज्यादा रखता है, प्राइस इतना मायने नहीं रखता है। और प्राइस इसीलिए अब जब करेक्ट होता है तो आपको ये चीज पे समझ आनी चाहिए। हाँ, गलती ये ना करें कि अच्छे कंपनीज के भाव जहाँ नीचे आ गए उसमें से आप निकल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाव वापस आ जाएंगे। तो ये ना हो कि अच्छी कंपनी से आप निकल गए और फालतू की कंपनी जो बहुत नीचे चली गई है वहां लॉस हो रहा है, इसलिए आप उनको लेके पकड़ के बैठे रहे। सो डोंट डोंट एंड अप, जिसको कहते हैं ना कि सेलिंग योर विनर्स एंड होल्डिंग टू द लूजर्स। ये चीज का सबसे बड़ा डर मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो में, क्योंकि जो क्वेरीज आ रही है वो इसी टाइप की आ रही है कि 30% 35% स्टॉक गिर गया, अब मैं क्या करूं इसका। तो उसमें तो लॉस करके आपको निकलना ही निकलना है, पहले निकलना चाहिए था, नहीं निकले अभी भी निकल लीजिए, कैपिटल बचाइए। लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको थोड़ा प्रॉफिट अभी भी दिख रहा है, उसको बेचने की चेष्टा ना करें जस्ट बिकॉज थोड़े से रिडक्शन हुआ है या माहौल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो चुका है। आई थिंक बहुत अच्छी चीजें हैं अवेलेबल, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी तो रहेगी। किसी का ओके प्रकाश, 2 मिनट आपको आई थिंक रिकनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आई थिंक बैंडविड्थ इशू आ रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, ज़रा एक बार मार्केट का को रिकैप कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे प्रकाश के पास वापस। देखिए मार्केट में अब थोड़ी सी लोअर लेवल से बाइंग आई है। अगेन कल का लो था 22,256 के करीब, आज का लो है 22,260। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि मार्केट थोड़ा सा कोशिश कर रहा है उस लो को प्रोटेक्ट करने की। एग्जैक्टली कल का लो आज का लो है, तो ये इंटरेस्टिंग है। और एग्जैक्टली कल का जो हाई था, अच्छा कल का हाई था 22,452 और आज का हाई बना 22,446। कल का लो था करीब करीब 22,256 और आज लो बना है अब तक 22,260 के करीब। आज का दिखा दीजिए मुझे, 7 डेज नहीं, आज का मैं आज का देख रहा था। और आज का लो है 22,260। तो अभी तक के लिए तो मार्केट ने एक इनसाइड डे बनाया अभी तक कि कल के हाई से नीचे और कल के लो से ऊपर। प्रकाश वापस जुड़ गए हमारे साथ। तो प्रकाश एक काम करिए, आप 3-4 स्टॉक्स का एग्जांपल दे दीजिए जिनको आप इस करेक्शन में बाय करेंगे, और अगर देना चाहें तो 1-2 ऐसे स्टॉक बता दीजिए जिनको आप इस करेक्शन में बेचना चाहेंगे। नहीं, देखिए बेचने वाली सूची तो बहुत लंबी है, जिनमें फंडामेंटल
फंडामेंटल्स जैसे मैंने कहा जस्टिफाई नहीं करते, पर मेरे पास मैं खास उस पे काम करता नहीं हूँ, लेकिन आपके जितने स्टॉक्स जो खास करके बहुत छोटी कंपनीज हैं, हाल में ही आईपीओ आए हैं और रफ्तार उनकी बढ़ने की इतनी ज्यादा थी, वहां पे आपको निकलना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स आने से पहले ही आपने उसके अगले 2 साल की अर्निंग्स को डिस्काउंट किया हुआ है। तो ये खास वो ध्यान रखना है आपको। और उसमें एसएमई में तो बहुत लंबी लिस्ट है, अनुज, आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि आईपीओ में लो फ्लोट के चक्कर में भाव बढ़ना बहुत आसान हो चुका था। तो वो एक चीज है। दूसरी चीज जो गौर करने लायक ये है कि देखिए, म्यूचुअल फंड्स के पास आज भी 40-50 हजार करोड़ का कैश है एज अ क्यूमुलेटिव इंडस्ट्री, और 8,000 करोड़ आपको हर महीने एसआईपी के जरिए भी आ रहा है। तो ये पैसा कहीं ना कहीं क्वालिटी बिजनेसेस में लगेगा, तो हमको उस पर फोकस करना है। और उसमें से आप देखिए, जो बड़े लार्ज कैप, बात ये होती है कि झुकाव लार्ज कैप की तरफ ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभी जो निफ्टी आज 22,000 समथिंग पे है, ये 23,000 24,000 पहुंचने में भी इसको कोई रोक नहीं पाएगा अगर लार्ज कैप चलना शुरू हुए तो। और अभी भी लार्ज कैप में आपको वैल्यूएशन कंफर्ट कई जगह बन रहा है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे एलएनटी है। एलएनटी के बिजनेस में हम देखते हैं कि बिजनेस तो इतना बढ़िया चल रहा है, लेकिन शेयर का भाव तो इतना कोई कूदा नहीं है, ऊपर गया नहीं है। वो धीरे धीरे वो भी रफ्तार पकड़ेगा। फार्मा कंपनीज है आपके, आईटी कंपनीज में अभी तक कोई रिवाइवल नहीं आया। एक आध दिन कोई मुंह आ जाता है इंफोसिस या टीसीएस में, लेकिन अभी तक टर्न अराउंड नहीं आया। तो आप उसमें देखिए, ओएफएसएस करके एक छोटी कंपनी आईटी के क्षेत्र में, सोनाडा सॉफ्टवेयर है, तो इनके बिजनेसेस तो ग्रो हो ही रहे हैं। तो अर्निंग्स जब आएंगी मार्च की, तब आपको ख्याल आएगा। और बैंक्स इग्नोर ना करें, चाहे बैंक निफ्टी का बिहेवियर जो भी हो वॉलेटिलिटी को लेकर, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सम ऑफ द पीएसयू बैंक्स, दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। इनमें इतनी जगह है आगे बिजनेस ग्रोथ की, कि कहीं ना कहीं री रेटिंग अभी नहीं तो 2 महीने बाद आएगी, लेकिन आएगी जरूर। सो थोड़ा सा वहां पे फोकस ज्यादा करें। और माइनिंग वाले क्षेत्र में मैंने एक कंपनी का नाम पहले शायद लिया है कि नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मोइल करके कंपनी है। अब इस टाइप की कंपनीज में अगर आपको एंट्री लेनी है, और मार्केट आपको ये दे रहा है सॉफ्टनेस, क्योंकि सेलिंग थोड़ी बहुत आ गई है अक्रॉस द बोर्ड, तो उस टाइप की कंपनीज में आप लीजिए। लोग कोल इंडिया की बात करते हैं, एनएमडीसी की बात करते हैं, इसके पास भी उस टाइप की क्षमता है, एक मोनोपोली है, एक डिमांड साइड का कंफर्ट है, जो आपको कहीं ना कहीं आंकड़ों में दिखना शुरू हो जाएगा। तो वैल्यूएशन तो वापस आ ही रहे हैं सबके एक रीजनेबल लेवल पे। सो आई वुड बिलीव ये सारी कंपनीज में फोकस करना ज्यादा जरूरी है। जो चीज आपको नहीं रखनी है, उसमें मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, कि जिस कंपनी की का पी मल्टीपल मार्केट के उसके सेक्टर से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वहां पे आपको सवाल उठाना शुरू करने पड़ते हैं कि भाई इसका बिजनेस ऐसा कितना है कि जो प्रीमियम इसको मिल रहा है। तो पी मल्टीपल जब री रेट हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और फिर भी इस कंपनी का पी मल्टीपल ज्यादा है, वो किस वजह से है? कोई हो सकता है डिमांड सप्लाई और फ्लोट की कम फ्लोट होने की वजह से है। उसको आप गौर कीजिए और उसके फंडामेंटल्स की तहकीकात कीजिए, उसमें थोड़ा छानबीन करके निकालिए, तो आपको निकल आएंगे नाम। एक एक क्षेत्र जो केमिकल्स का है, जिसमें टर्न अराउंड दिख रहा है, उसमें भी लोगों का एक्सपोजर बहुत कम है। ऑफ कोर्स आंकड़े अभी भी ऐसे नहीं आए कि आपको लगे कि पूरी तरह से टर्न अराउंड हो गया, पर मैं बोलता आया हूँ कि टाटा केमिकल्स जैसी कंपनीज आपको आगे चल के, फॉरगेट दैट टाटा सन्स के आईपीओ की वजह से क्या हुआ ये हुआ, लेकिन आज भी 1100 के आसपास अगर ये चीज आपको मिल रही है, तो फ्यूचर को, बिजनेस को देखते हुए अच्छी चीजें आपके हाथ लग सकती है। सो जो जिस जिस एंट्री पॉइंट्स की हम वेट कर रहे थे अनुज, वो आ रहे हैं, नजदीक है। शायद थोड़े और अच्छी तरह से मिल जाए आपको, लेकिन उनसे डर के उनको गंवाना नहीं है। ये मुद्दा ये है मेन, कि आप डर जाएंगे अगर, तो आप अच्छी चीजें ले ही नहीं पाएंगे कभी। तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ फोकस। और बॉटम तो बिल्कुल आपका ऐसा परफेक्ट बॉटम तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट जहां जहां आ रहा है सेक्टर्स में, बी मल्टीपल डाउन रेट जो हो रहे, डाउन साइड में री रेट हो रहे, उनको पकड़ना ज्यादा जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश सर, आपने एक बिल्कुल सही नपी तुली अप्रोच दी यहाँ पर। अच्छा, एक दो स्पेस मैं जहाँ पे प्रकाश सर आपका व्यू चाहना चाहूँगा, जहाँ जो वेल्थ क्रिएटर रहे हैं बीते 5-7 साल में, लेकिन कुछ इश्यूज थे जो इस बार डेंट पहुँचा के गए। मेरा इशारा या फिर मैं जहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ वो है हॉस्पिटल स्टॉक्स। आप फोर्टिस को ले लीजिए, आप अपोलो को लीजिए, आप ग्लोबल हेल्थ को लीजिए, आप मैक्स को लीजिए, बड़े अच्छे वेल्थ क्रिएटर थे। बट माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस बार इनमें भी डेंट आया, इनमें भी पेन था, हाई लेवल से गिरे हुए है। अभी आप इस स्पेस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं जिसकी मोर लेस ज्यादा प्रेजेंस जो है वो मिड कैप में है?
वीरू देखिए, ये बिजनेस में बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आपको ग्रोथ आ रही है, वो पी मल्टीपल एक्सपेंशन की वजह से नहीं और ईपीएस ग्रोथ की वजह से आ रही है। अगर आप इनको एक एक को एनालाइज करेंगे, बहुत एक 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 ट्रेंड हो गया था, एक फैशनेबल वो हो गया था कि हॉस्पिटल्स हिंदुस्तान में चलेंगे, लेकिन हॉस्पिटल्स की अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं सारे ओवर प्राइस्ड है अपनी सर्विसेज को लेके। और जो सुप्रीम कोर्ट या सरकार की तरफ से हो रहा है फार्मा कंपनीज के ऊपर भी जो अंकुश लगाए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक एक रीजनेबल रियलिटी चेक आएगा। और बाद में ये समझ आएगा कि हर एक हॉस्पिटल इतने बड़े बिल्स जो बनते हैं लोगों के और इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से, इंश्योरेंस कवरेज की वजह से ये बच जाते हैं, निकल जाते हैं। वो सब आपका जो है बबल जो है थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं मॉडरेट होगा। तो बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जिनका बिजनेस मॉडल मुझे लगता है कि एथिकली और फाइनेंशियली दोनों बहुत अच्छी तरह इन सिंक है। उसमें से एक नारायण रुदालय है जिसका मैंने देखा है फर्स्ट हैंड क्या कामकाज कैसा है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं। बाकी सारे जो है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो एक करेक्शन आएगा और एक कंसोलिडेशन का दौर इसमें शुरू हुआ है। छोटे अनलिस्टेड स्पेस में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो बड़ी चेन्स के साथ मिल के काम करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। तो वो दौर आपको जब होता है तो ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छी तरह आपको रिटर्न नहीं दे पाते। कंसोलिडेशन के जोन में एटलीस्ट एक आध साल और अभी लग सकता है। तो जहां है वहां टॉपिंग आउट सा आपको माहौल डेफिनेटली दिखना लगेगा। खास करके जो बड़े स्टॉक्स है उसमें तो दिख रहा है, मिड कैप्स में भी वो चीज नजर आने लगी। ओके, मीनवाइल बैंकों में रिकवरी आनी शुरू हुई है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दो बैंक्स रखेगा, पहले कोटक लेकर आइए एक्चुअली। ठीक है, पहले आईसीआईसीआई का कोई दिक्कत नहीं, आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पर, और अब कोटक देखिए, कोटक में अच्छा मूव आया, डे हाई पर आया कोटक, और आईसीआईसीआई बैंक ये भी डे हाई पर आया। इन्होंने बैंक निफ्टी की रिकवरी में हेल्प की है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटाइल है। कल का एक्शन रिप्ले है इस समय थोड़े छोटे लेवल पर, लेकिन जिस तरीके के मूव बन रहे हैं, कल फिर निफ्टी में भी ऐसा हुआ था, आज बैंक निफ्टी में भी ऐसा हो रहा है। ये टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे होता है, लेकिन ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रकाश, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? पॉजिटिव बैंक्स पे एचडीएफसी बैंक ऑफ कोर्स एक अपनी अलग वो बना रहा है जगह पोर्टफोलियोज में, वैल्यू बाइंग, जहाँ पे जो लोगों का फोकस वैल्यू बाइंग पे, उसमें उन पोर्टफोलियो में उसका समावेश हो रहा है। वेयर आईसीआईसीआई बैंक में तो आप ये देखिए प्राइस में टर्न अराउंड बहुत जल्दी आ सकता है। आपने इनफैक्ट दोनों बैंक ऐसी चुनी है जो मुझे ये लग रहा है कि मार्च एंड तक आते आते इसमें शायद आपको जो फरवरी की शुरुआत में लेवल्स थी वो भी दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये जो करेक्शन आया है पिछले 30-35 दिन का, ये कवर हो जाएगा क्योंकि बैंकों की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के पूरे आसार हैं। ये तो हमने सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज फ्लो को भारी होते हुए देखा है, जो बिजनेस न्यूज फ्लो को कम होते हुए देखा है, लेकिन बिजनेस तो चल ही रहा है। तो जैसे ही कैपिटल एक्सपेंशन के आंकड़े आने लगेंगे और इन्फ्लेशन जिस हिसाब से काबू में दिख रहा है होते हुए, एटलीस्ट कोर इन्फ्लेशन, मुझे लगता है बैंकिंग में एक एक सेकंड लेग ऑफ ग्रोथ जो है, जो क्रेडिट एक्सपेंशन जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल भाषा में, वो आना शुरू हो जाएगा। और जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो पीक आउट हो चुकी है, तो इसके बाद कॉस्ट ऑफ फंड धीरे धीरे कम ही हो सकती है, जून के बाद हो सकता है, इससे बढ़े नहीं। तो दैट इज अ वेरी गुड एसेट लायबिलिटी मैच। तो ये देखते हुए मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डेफिनेटली एक अंडर ओनरशिप है एंड दैट विल प्रोबब्ली रिवर्स। आईसीआईसीआई बैंक शायद जल्दी आपको वो दे। एचडीएफसी बैंक के थोड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज है, इसलिए आपको 2 क्वार्टर की वेट करनी पड़ेगी, लेकिन फंडामेंटली आई थिंक दोनों ही स्ट्रांग है। एचडीएफसी बैंक तो बिल्कुल बढ़िया है। मैं तो कई बार बोलता आया हूँ कि 1400 पे जब मिल रहा था तो ये लेवल आपको शायद बहुत बहुत आगे चल के बहुत टाइम तक दिखने ना मिले। तो अब वो 1700 होगा, 1800 पे रुकेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट जो एक एक रफ्तार जो आएगी वो आईसीआईसीआई कोटक में शायद जल्दी आएगी। वैसे सभी माधवीपुरी बुच सेबी एनआईएसएम कॉन्फ्रेंस में एड्रेस कर रही हैं। आप आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस स्पीच को सुन सकते हैं। और अभी रीट्स और इन्वेट्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर बात हो रही है। अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई बात होगी तो हम उसको कट करेंगे, लेकिन एक बार एक्चुअली सुन लेते हैं कि माधवी मैम बोल क्या रही है। एक बार सुने जरा। Bonds. This is another one of my favorite pictures, and I was advised in a forum where I recently used this, saying कि हमारा एक उधर एक इंडियन हीरो भी होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अगली बार अक्षय कुमार को वहां पे डाल देंगे। So
You know, the time has come. We all know and we're all delighted that now Government of India bonds will be part of the global indices. And that automatically means that a lot of passive investment will come into the country. The reason we are delighted is that once a benchmark and a yield curve has been established for the sovereign debt, then there is a lot of confidence in terms of investing in the corporate debt as well. So we are expecting that on the back of the inclusion of sovereign debt in the global indices, there will be a significant interest in corporate debt. And so it won't be long before we have an Akshay Kumar standing over there. And certainly, I've asked one of my colleagues to say, yaar, kuch AI VI lagao, aur wahan pe Akshay Kumar ko bithao. Okay? So we are going to do that very soon. But I think the important thing is to take stock of where we are already. This is a very little known fact. But if you look at our bond market, even as it exists today, while the secondary market has relatively very low liquidity because most of the investors are buy and hold kind of investors, the primary market is actually very robust. So what's really happening, we see here, this is a percentage which is reflecting that if the entire corporate sector in India is borrowing 100 rupees from the banking system, how much is it borrowing from the bonds through the markets, through the bond market? So as you can see, it reached a peak of about 68, almost 70%. And there was a reason for that, Chief Economic ओके Advisor तो चलिए कुछ देर में वापस अगर माधवी मैम अब थोड़ा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करेंगे तो वापस आएंगे उस पर। प्रकाश, आईटीसी पर आज की ब्लॉक डील के बाद अब क्या व्यू बन रहा है? अनुज, मुझे लगता है आईटीसी में जो डैमेज हुआ था, प्राइस डैमेज स्क्रीन पे, ये होटल के अनाउंसमेंट, होटल के डीमर्जर के अनाउंसमेंट के बाद, वो आज उस चरण की एक समाप्ति होगी। इसके बाद कोई आपको डाउनग्रेड या इसके बाद कोई इसमें आशंका हो कि कैसे चलेगा, क्या करेगा, बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए, आईटीसी में जितना नीचे आता है उतना आपकी डिविडेंड यील्ड इंप्रूव हो जाती है। और आज के जमाने में आपके पास बहुत कम कंपनीज हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड को लेके विजिबिलिटी अगले कई सालों की कायम। ये जो पीएसयूज हैं, इसमें आपको 1-2 साल ठीक ठाक हुआ, सरकार ने पैसा लिया, जुटाया, उसमें से डिविडेंड आ गया, आगे चल के क्या होगा ये नहीं पता। आईटीसी के बिजनेस में कांस्टेंट बेसिस पे कैश मशीन है, अपना जनरेट करती रहती है। तो मुझे लगता है जो आज डील हुई है 400 रुपए के आसपास, ये एक बेस सा बन जाएगा इस चरण के लिए। और ये एग्जैक्टली वो फेज है जो एचयूएल को 600 रुपए पे हुआ था। 600 रुपए पे जब एचयूएल में कुछ डील्स हुई थी और उसके बाद आपने देखा कि आगे चल के एचयूएल की रफ्तार अगले 2-3 साल में हुई। मैं तो इतना पॉजिटिव हूँ कि मुझे लग रहा है 1 साल, सवा साल के अंदर आईटीसी शायद आपको 550-555 की जोन में दिखने लगेगा। और ये होगा जब होटल का डीमर्जर एक्चुअली नजदीक आएगा, क्योंकि होटल की जो वैल्यूएशन है उसकी, उस पर अभी तक कोई चर्चा इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया किस रेशो में, किस भाव पे आपको शेयर मिलेंगे। लेकिन जिस दिन मिलेंगे, आप देखिए सम ऑफ पार्ट्स के हिसाब से वो इतना डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो मेरा तो टारगेट इसमें काफी ऊपर है, 30-35% की अपसाइड देख रहा हूं मैं। बट आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो इस माहौल में जब आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में इतनी चिंता है और आपको कैश नहीं संभालना समझ आ रहा है कि किससे लिक्विड में रखें, क्या करें, आप आईटीसी लेके बैठ जाइए। आपको डिविडेंड आते रहेगा और ग्रोथ तो आती रहेगी और एक प्रोटेक्शन सी हो जाएगी। इतनी डिमांड नहीं तो आती ही नहीं 400 रुपए पे, जिस हिसाब से ये कुछ मिनटों में सारा इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, मतलब अब्सॉर्ब हो गया। ओके, चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज की इस बातचीत में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पर, स्पेशली मिड कैप में और स्मॉल कैप में कन्फ्यूजन क्या है, रणनीति क्या रखें, क्या अवॉइड करें, क्या पिक करें, सब पे आपने बातचीत करी। और एक बार बस इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में जरा इंडस्ट्रीज ले आइए।